गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने जो लास्ट टाइम किया था, एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है हमारा, और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड, अतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो हमने थोड़ा जाना था अतःस्रावी तंत्र में कि अतःस्रावी ग्रंथि होती है, बहिस्रावी एक मिश्रित होती है। अतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हमने कुछ हार्मोन के बारे में जाना था। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको फोटो दिखाया था। फिर हाइपोथैलेमस आदेश देता है, और इस तरह से फिर पीयूष ग्रंथि वे मस्तिष्क में विद्यमान होती है। यह मस्तिष्क के अगर भाग में स्फेनोइड हड्डी से सेला ट्रेसिका भाग से गुहा में विद्यमान होती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इससे हम आगे शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, देखो, थोड़ा पिछली बातों को जोड़ के थोड़ा सा 1 मिनट हम इसमें समय दे देते हैं। हमने थोड़ा सा ऐसे डायग्राम सा दिखाया था आपको, जिसे आपके थोड़ा सा दिमाग में कई बार होता है, नॉर्मल सी बात है, जिसने पहले पढ़ रखा होता है उसके तुरंत दिमाग में आ जाता है, और जिसने थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसके दिमाग में ये रहता है कि हाँ कुछ तो था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिमाग में आता है। तो हमने इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जाना था। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अगेन, या गुड मॉर्निंग कहें, जब भी देखें उसी के अकॉर्डिंग, या गुड नाइट कहें। जय हिंद भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, गुड इवनिंग। शुरू कर देते हैं हम। देखो, हमने ये थोड़ा सा ये जाना था कि हमारे मस्तिष्क के भाग में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये एक छोटा सा हमने फोटो देखा था, इसमें धुंधला है, देखो पिछली वीडियो में बिल्कुल साफ है, ये थोड़ा धुंधला फोटो है। बस ये जानो हमने देखा था, बस इतना साफ को जानना है इसमें, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, इसके नाम वगैरह याद करवाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा ये जानना है कि एक पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि कहाँ विद्यमान? मस्तिष्क के, और मस्तिष्क के अगर भाग में, जो आगे का भाग अपना अगर भाग, उसमें एक ग्रंथि, एक अस्थि है, सेफेनॉइड अस्थि। सेफेनॉइड बोन के अंदर एक सेला ग्रेसिका एक गुहा होती है, कैविटी होती है, उस सेला ट्रसिका ग्रेसिका सेला ट्रसिका के एक नामक गुहा होती है, उसके अंदर होती है। और मैंने बताया था जो पीयूष ग्रंथि है उसको पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को एक भाग है वो जोड़े रखने का काम करता है, वो होता है इम्फेडिबुलम। क्या होता है? इम्फेडिबुलम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा देखा था, और ये देखा था कि मटर के दाने के आकार की होती है, और इसका भार है 0.3 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बाद में आगे, इससे जो आगे भाग आएंगे, जो क्वेश्चन जो बनता है हमारा, वो बनता है ये, इससे निकलने वाले हार्मोन। जो इससे निकलने वाले हार्मोन है, हमें मुख्य रूप से 4 हार्मोन पढ़ने हैं। 4 हार्मोन कौन से पढ़ने हैं? एक तो हमने पढ़ना है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा पढ़ना है? ग्रोथ हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ना है प्रोलैक्टिन। कौन सा पढ़ना है? प्रोलैक्टिन। फिर उसके बाद में हमने पढ़ना है ऑक्सीटोसिन। कौन सा पढ़ना है? ऑक्सीटोसिन। फिर उसके बाद में हमने पढ़ना है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। हम 4 प्रकार के हार्मोन के बारे में, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, वैसे हम सारे देख लेते हैं। देखो, जो पीयूष ग्लैंड होती है, इसके 2 भाग, जो पीयूष ग्लैंड है उसमें हम देखते हैं, तो मुख्य रूप से आप देखोगे तो 2 भाग है जो हमारी बॉडी के, जो बॉडी के हैं, तो जो सॉरी पीयूष ग्लैंड के हैं, तो पीयूष ग्लैंड के 2 भागों से अलग अलग भाग से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। आप देखोगे ये पिट्यूटरी हार्मोन है,
और ये एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बता रखा है। ये रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से निकलता है हाइपोथैलेमस से, जो इनको मोटिवेट करता है। ये ब्लड वेसल है, ठीक है। फिर हम देखें न्यूरो सेक्रेटरी सेल है ये हाइपोथैलेमस की, और इन्हीं को ये पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देती है। तो हम देखते हैं मुख्य रूप से हम देखें तो ये हमारे हार्मोन होते हैं और ये हार्मोन है दो अलग, ये अलग भाग से निकलते हैं, ये पोस्टीरियर से निकलते हैं और ये हमारे यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो ये इंटीरियर लिखा हुआ है, इंटीरियर से निकलते हैं। तो इंटीरियर पार्ट से हमारे ये निकलते हैं और पोस्टीरियर से ये निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं जो इसका मतलब ये है, जो पोस्टीरियर पार्ट है जो हमारा, हम कह देते हैं कि अगर भाग है एक पक्ष भाग, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर भाग से कुछ हार्मोन निकलते हैं, पक्ष भाग से कुछ हार्मोन निकलते हैं, इसके बारे में ये है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको हम शॉर्टकट से ऐसे याद करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट आप लिख लेना। पूछा जाएगा तो बस इसलिए बता रहा हूं मैं, ये पूछा जाएगा तो बस इतना ही पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, इसमें एक हार्मोन का नाम नहीं लिखा होगा और तो सारे लिख रखे हैं, एक और एक एक्स्ट्रा बता रखा है, एक लिख नहीं रखा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की हम बात करें तो इसको याद करना है आपको ऐसे, GLAT, GLAT गलत, गलत FM, गलत FM, POA, POA क्या लिखा है, गलत FM POA, गलत FM POA, गलत FM POA, गलत FM POA, ठीक है। तो आप देखो जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो हमारी अन्य ग्रंथि है जो होता है स्रावी ग्रंथि, उससे जो जितने हार्मोन निकलते हैं ना, उन सभी हार्मोन पर ये एक्टिव रहता है, उसी हार्मोन, उस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से को कंट्रोल करने के लिए यह स्वयं एक हार्मोन छोड़ता है। आप देखोगे जो पहले नंबर पर है जी, जी मीन्स क्या है, ग्रोथ हार्मोन, जो मानव की जो ग्रोथ करती है कोई चीज, तो उसी को मोटिवेट करने के लिए ये हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। जी का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मीन्स क्या है, वृद्धि करने वाला हार्मोन। जहां जहां मानव में वृद्धि करने वाले हार्मोन होते हैं उनमें पीयूष ग्रंथि ये हार्मोन भेज देती है, उसके साथ में कौन सा भेज देती है, जीएच हार्मोन, ठीक है, जीएच हार्मोन। फिर उसके बाद में एल, एल होता है हमारा, इसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी क्या करता है, मोटिवेट करता है एक तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ए के बारे में। ए है जो एड्रिनल होता है, जो एड्रिनल हार्मोन को मोटिवेट करने का ये काम करता है, वो जो ACTH बोलते हैं, इसको पूरा क्या बोलते हैं, ACTH, इसको LH बोलते हैं पूरा, इसको GH बोलते हैं पूरा, GH, इसको LH, इसको ACTH। ACTH है जो यहां लिखा भी होगा, एड्रिनल कोर्टेक्स लिखा हुआ भी है, एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, टी हो गया। फिर हार्मोन, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखो ए हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हम टी देखेंगे, क्या देखेंगे, टी। तो आप देखो टी के बारे में यहां लिखा हुआ है, TH, TSH। टी का मीन्स क्या है, इसमें थायराइड, थायराइड को स्टिमुलेट करने का, स्टिमुलेट का मतलब प्रेरित करने का, इसको बोलते हैं TSH। जैसे यहां इसने TSH लिख दिया है लेकिन आगे नहीं लिखा हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद में हम देखते हैं FM। एफ में एफ मींस क्या हो गया, FS, SH एंड LH दोनों एक साथ में लिख दिया। ये लिख दिया कि F तो हमारा क्या है, टेस्टिज को, और L क्या है हमारा, ओवरीज को मोटिवेट करता है। तो जो
मैंने बताया था ल्यूटाइजिंग, ये क्या है, ओवरी, ओवरी मीन्स क्या, अंडाशय, अंडाशय को मोटिवेट करने का काम करता है, मतलब उत्प्रेरित करने का काम करता है। जो एफएमएच में हम देखते हैं, जो एफएच हार्मोन है, ये मुख्य रूप से जो काम करेगा, ये टेस्टिस पर काम करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां एम के बारे में नहीं बता रखा। एम है जो मानव के अंदर जो त्वचा है, जो त्वचा के पर अच्छी तरह से काम करे, त्वचा पर जो मेलानिन हार्मोन है और अच्छी तरह से काम करे, उनको प्रेरित करने का काम करता है। जो इसको बोलते हैं मेलानोसाइट हार्मोन। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट हार्मोन। एम मीन्स क्या है? मेलानोसाइट, मेलानोसाइट हार्मोन। यहां लिख देता हूं एमएच हार्मोन, मेलानोसाइट हार्मोन, हार्मोन। ठीक है। जो पी है, जो पी, ये है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन है जो मेमोरी ग्लैंड है, जो मेमोरी ग्लैंड है, जो हम कहें स्तन ग्रंथियां हैं, जो उसको मोटिवेट करने का काम करता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। जो मेमोरी ग्लैंड है, जो स्तन ग्रंथियां, उसके अंदर दुग्ध निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ओए। ओए मीन्स क्या है? यहां पर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और ए मीन्स क्या है? एडीएच हार्मोन। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहां पूरा नाम नहीं लिखा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा बना लो, फिर मैं एक बार और इसको बनाता हूं दोबारा। एक बार जल्दी बनाओ, आप थोड़ा थोड़ा लिख लो जल्दी, जल्दी बनाएं एक बार। बहुत जरूरी है। बना दिया होगा आपने। तो ये ध्यान रखना है आपने, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके बारे में हमने ये पढ़ा है कि उसके निकलने वाले हार्मोन है, वो कुछ तो निकलते हैं अग्रभाग से, अग्रभाग से। ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे एंटेरियर पार्ट, है ना। एक होता है पोस्टेरियर पार्ट, ठीक है, पोस्टेरियर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पक्ष भाग। ठीक है। पक्ष भाग से अभी हम पढ़ रहे थे ना, देखो यही तो पढ़ा था हमने, पक्ष भाग है। ठीक है। तो और हम देखते हैं अग्रभाग से। तो इस रूप से अलग अलग हार्मोन के बारे में हमने जाना है। तो अब देखो, अग्रभाग से हम बात करें तो हमने जाना है गलत, गलत। ठीक है। गलत के बाद में हमने जाना एफएम। ठीक है। एफएम थोड़ा सा दूर दूर बना देते हैं, जिसे दोबारा फिर एक बार लिखने में, आपको याद कराने में आसानी रहे। फिर उसके बाद में पक्ष भाग है हमारा ओए। ठीक है। तो यहां पर हम देखा था हमने
कौन सा निकलता है, जीएच, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। यहां पर पढ़ा था हमने ल्यूटाइजिंग हार्मोन, क्या पढ़ा, ल्यूटाइजिंग हार्मोन। यहां पर पढ़ा एसीटीएच, जो एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन को प्रेरित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां से पढ़ा हमने जो थायराइड को प्रेरित करता है, टीएच, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर पढ़ा हमने जो मुख्य रूप से मानव के, जो मुख्य रूप से हम देखते हैं मानव के जो फॉलिकल है, फॉलिकल मानव ह्यूमन बीइंग के अंदर, मेल के अंदर मुख्य रूप से फॉलिकल, मेल के अंदर फॉलिकल हार्मोन है, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, एफएसएच भी बोल देते हैं इसको। फिर एम के बारे में, पी हो रहेगा हमारा, जो एम है इसके बारे में बताया था मैंने, जो मेलानिन है उसको प्रेरित करने का काम करता है, उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट। पी के बारे में मैंने बताया था प्रोलैक्टिन है, ओ है ऑक्सीटोसिन है, इसके लिए डिटेल में थोड़ा इसलिए बता रहा हूं, ये पढ़ने हमने, ऑक्सीटोसिन है। ए है हमारा एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये हार्मोनों में से हम 4 हार्मोन है वो पढ़ेंगे, एक तो जीएच पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम प्रोलैक्टिन, एक पढ़ेंगे हम ऑक्सीटोसिन, और एक पढ़ेंगे हम एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। भाई ये ध्यान रख लेना कि जो इससे निकलने वाले हार्मोन है वह सभी ग्रंथियों पर काम करते हैं और उसको ग्रंथि को प्रेरित करने का कार्य करेंगे। तब हम देखेंगे अब आगे, कोई और डायग्राम भी हो तो उसको भी निपटा देते हैं। अभी एक डायग्राम और है, फिर हम सीधा ग्रंथियों पर आ जाते हैं। देखो इसको और थोड़ा धुंधला दिख रहा है, वैसे मैं बता देता हूं। देखो ये थायराइड है, जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा, ठीक है। एड्रेनल कोर्टेक्स है, ये एड्रेनल ग्रंथि को प्रेरित करेगा, ठीक है। फिर प्रोलैक्टिन है, मेमोरी ग्लैंड पर काम करेगा, देखो बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा दिखा रखा है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है, हड्डियों को ग्रोथ करने के लिए जिम्मेदार है। जो गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच और एलएच, ये दोनों को दोनों दे रखे हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, तो ये दोनों ओवरी को टेस्टिस को प्रेरित करने का काम करते हैं। एडीएच किडनी पर काम करता है, या हम आगे पढ़ेंगे एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन है जो मसल्स है, जब बच्चा जन्म लेता है उसको एक स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर निकल जाए। और साथ ही ऑक्सीटोसिन क्या है, मेमोरी ग्लैंड पर भी काम करता है। ये जब आप के पास में पीडीएफ आएगी उसमें फोटो और भी सुंदर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये अलग अलग है, देखो आप देखोगे ये प्रोस्टेरियर पार्ट से निकलता है, ये एंटेरियर पार्ट से निकलता है, ये इसमें बता रखा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगर भाग से और पक्ष भाग से निकलते हैं, ठीक है। पक्ष भाग और अगर भाग, ठीक है। अगर आगे का भाग है ये और पक्ष भाग है ये, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान में आ गया होगा, ये एक तरह से माइंड में सारी चीजें सेट हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं थ्योरी, ये हो गया हमारा जो तामझाम होना था। तो हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो है ग्रोथ हार्मोन, पहले नंबर पर, या हेडिंग बना लेते हैं हम, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। हेडिंग बनाएंगे हम, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की बात करते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर हम बात करें जीएच की, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इसको हम वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन।
वृद्धि हार्मोन है, मैंने हड्डी का फोटो दिखाया था, आपके माइंड में पिक्चर बैठ ही गई होगी। तो ये क्या करता है, मानव की वृद्धि करता है, ठीक है, मानव की वृद्धि करेगा। और इसको एक हार्मोन, इसका एक नाम और है जो मुख्य रूप से ये बोल देते हैं उसको, ये भी बोल देते हैं कि एसटीएच हार्मोन है। इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, या सोमैटोट्रोपिक भी बोल देते हैं, ठीक है। इसे सोमैटोट्रोपिक, इसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं। यह मानव की वृद्धि में सहायक है, यह मानव की वृद्धि में सहायक है, मानव की वृद्धि में सहायक है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वृद्धि में सहायक है, मानव की वृद्धि में क्या है, मदद करता है, सहायक है, ठीक है। इससे क्या निकलते हैं हम देखते हैं, यदि इसकी ज्यादा मात्रा हो जाए मानव में तो महाकायता रोग हो जाएगा। महाकायता मतलब गिगांटिक, गिगांटिक मीन्स क्या है, खली बन जाएगा, ठीक है। और कमी हो जाए तो बोना हो जाएगा, कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बोना। आप देखोगे इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आप ये सोचो कि जो बोने लोग होते हैं वो सारे के सारे इसकी वजह से, तो बोना होना यह कारण एक ये भी है कि मानव के अंदर कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी न जाकर एक पीढ़ी से फिर कई पीढ़ियों के बाद में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार बोने जो होते हैं उनके माता पिता की हाइट अच्छी है लेकिन वो बोने हैं, तो उसमें उसका ये नहीं है कि कभी ये सोचो कि उसके अंदर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी, कुछ जीन भी होते हैं, ठीक है। तो हम कहें कमी से तो क्या हो जाएगा, बोनापन, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। और जब अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा, गिगांटिक हो जाएगा। ये तो होता है बाल्यावस्था में। यदि वयस्क मनुष्य की बात करें, वयस्क मनुष्य में तो यदि इसकी कमी हो जाए तो सीमेंट्स रोग हो जाएगा, और अधिक हो जाए तो एक्रोमेगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्रोमेगली। एक्रोमेगली क्या होता है, मुख्य रूप से जैसे एक उंगली है, एक आप एक्रोमेगली देखना, आप गूगल पे एक्रोमेगली डाल लेना, एक्रोमेगली में कुछ फोटो आएंगे, किसी के अंग बड़ा मिलेगा, कहीं किसी की नाक बड़ी मिलेगी, किसी का अंगूठा बड़ा हुआ मिलेगा, तो वो एक्रोमेगली होता है, मतलब शरीर के किसी एक अंग का बढ़ना। ये वयस्क मनुष्य में होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें बाल्यावस्था में अलग होता है और वयस्क मनुष्य में अलग सिस्टम होता है। क्या होता है देखते हैं, हम हेडिंग डाल लेते हैं बाल्यावस्था का। बाल्यावस्था में अलग सिस्टम होता है, ठीक है। फिर एक हेडिंग डाल लेते हैं वयस्क मनुष्य का। फिर हम देख लेते हैं भी इसमें जो कमी होगी, इसमें कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, और अधिक हो जाए, अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा। इसी तरह से वयस्क मनुष्य में देख लेते हैं, इसमें कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, और अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहां पर, अब कमी हो जाए तो हो जाएगा ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोनापन। फिर अधिक हो जाए, हो जाएगा गिगांटिक। गिगांटिक, गिगांटिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब इसका क्या है, दानवता, दानव बन जाएगा, पूरा बड़ा खली हो जाएगा। दानव ही है, खली है ना, पूरा दानव जैसा ही है। दानवता, महाकायता, ठीक है। फिर कमी, कमी की हम बात करें वयस्क मनुष्य में, कमी की वजह से कौन सा रोग होगा, वयस्क मनुष्य में जो अडल्ट मैन होगा, यदि अडल्ट में जो चीजें सामने आती है उस समय पर अलग होता है। वयस्क कई बार बाल्यावस्था में ही बोना और अधिक दानवता जैसे लक्षण आ जाते हैं, वो बाल्यावस्था में आते हैं। और वयस्क मनुष्य में होगा जो कमी से, वो होगा सीमेंट्स, सीमेंट्स, सीमेंट रोग बोल देते हैं हिंदी में, बिल्कुल सीमेंट रोग। और अधिक हो जाए तो एक्रोमेगली बोलते हैं, एक्रोमेगली, 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 एक्रोमेगली है। इसमें क्या होता है ये और लिख देता हूं मैं, एक्रोमेगली में
एक्रोमेगली में शरीर का कोई एक अंग बढ़ जाता है, शरीर का कोई एक अंग बढ़ जाता है, एक अंग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये है एक्रोमेगली, लिख दो आप। ये था हमारा वृद्धि हार्मोन। हो गया होगा अभी। तो ये था हमारा पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि से हमने पढ़ा वृद्धि हार्मोन, इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये मानव में की वृद्धि में सहायक है, बाल्यावस्था में ये और वयस्क मनुष्य में ये। एक्रोमेगली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोमेगली के बारे में आप जान लेना। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था प्रोलैक्टिन के बारे में। किसके बारे में? प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन है। ये मुख्य रूप से आप देखो, जो स्तन ग्रंथियां होती है, मेमरी ग्लैंड है जो स्तन ग्रंथियों पर काम करता है। यह स्तन ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथियों में मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह ध्यान रखना, दुग्ध निर्माण करता है ये, दुग्ध उत्सर्जन के लिए ऑक्सीटोसिन है, दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार है, दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार है, दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार है, दुग्ध निर्माण में मदद करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो ऑक्सीटोसिन है, सॉरी जो प्रोलैक्टिन है, दुग्ध निर्माण में, महिलाओं के अंदर दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन सा है? प्रोलैक्टिन है। इसलिए इसको दुग्ध हार्मोन भी बोलते हैं। कई बार ये पूछ ले पेपर में कि मिल्क हार्मोन कौन सा है, तो यही है, इसे मिल्क हार्मोन भी कहते हैं, इसे मिल्क हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रोलैक्टिन के बारे में हमने इतना ही जानना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखें ऑक्सीटोसिन। तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा हो भैंसों के अंदर ऑक्सीटोसिन ही लगाकर दुग्ध निकालते हैं। मानो जिस दिन भैंस ने दूध नहीं दिया, उस दिन कौन सा टिक्का लगाते हैं? बैन है ये ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि बहुत ही खतरनाक केमिकल यह साथ में रिलीज करवाएगा, और इसकी वजह से, इसका दूध पीने से व्यक्ति के अंदर नपुंसकता भी आ सकती है। तो इसी वजह से आप देखो, क्योंकि मानव का बॉडी है, जो मानव का बॉडी हो या पशुओं का बॉडी हो, तो हम देखते हैं पशुओं से दूध लेते हैं, तो उसमें क्या, आहार श्रृंखला के माध्यम से कुछ न कुछ केमिकल मानव के अंदर आएगा। तो इसी वजह से यह खतरनाक बोला जाता है, इसलिए बैन किया हुआ है। लेकिन व्यक्ति है रुकते नहीं है, कहा कि भैंस ने दूध नहीं दिया, अभी देखते हैं इसके अंदर। तो चलो जो भी है,
तो हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटोसिन हार्मोन, क्योंकि इससे एक पिटोसिन हार्मोन निकलता है, तो इसलिए हम इसके बारे में बोल देते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है साथ में दुग्ध उत्सर्जन के लिए तो जिम्मेदार है ही। जो दुग्ध उत्सर्जन होता है, रिलीजिंग ऑफ मिल्क फॉर द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो होती है, जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, उससे दुग्ध उत्सर्जन के लिए यही जिम्मेदार है। साथ ही साथ में जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, और योनि जो होती है, योनि की अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, उसमें संकुचन पैदा करना, उसका कॉन्ट्रैक्शन करना, उसको फैलाना, उसके लिए भी यही जिम्मेदार है। तथा गर्भ और योनि का आकार जो बढ़ता है वो इसी की वजह से बढ़ता है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पर यह निकलता है ऑक्सीटोसिन, और बहुत ही मादा को, मां को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है उस समय पर। यह बोलते हैं कि यह है तो प्रसव पीड़ा हार्मोन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीड़ा देने वाला हार्मोन। इसलिए आपने देखा होगा मां ये बोलती है, कई बार बच्चा है तंग करने लग जाए, कहा कि आपको जन्म दिया जब इतना दर्द हुआ था, तो कितना दर्द होता है? यदि 100 सुई चुभो दे एक साथ में तो इतना दर्द होता है। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो माता कितना पेन सहती होगी, तो इसी वजह से बच्चे को डांटती है, कहा कि तुम थोड़ा भी पेन नहीं सह सकता, मैंने इतना पेन सहा था। क्योंकि 9 महीने पेट में रखना 2 किलो वजन को 3 किलो, यदि आपके ऊपर है 100 ग्राम का बाट रख दे ऐसे ऊपर, कहा कि 100 ग्राम का बाट है लेके रखना है तुमने, तो आप देखो कितना ऐसे हो जाता है। और फिर जो माता है उसको अडॉप्ट करती है, 1 किलो का 2 किलो का बच्चा है तो शुरू में तो 1 किलो का मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी है, तो इस रूप से अडॉप्ट करना तो एक वास्तव में एक महान कार्य है। तो एक ये पीड़ा देने वाला हार्मोन है जो ऑक्सीटोसिन है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रसव पीड़ा बोलते हैं। इसको जन्म देने वाला हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पर यह है मांसपेशियों को, जो मसल्स होती है, जो योनि की मसल्स होती है, गर्भाशय का जो आकार बढ़ता है उस समय पर यह मदद करता है। तो इसलिए आपने कई बार देखा हुआ कईयों में ये रिलीज नहीं होता, तो उस समय पर टीका है वो बाहर से टीका लगाया जाता है, बोलते हैं टीका रख दिया है, टीका लगा दिया, कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए उस समय पर माता को दर्द होता है, पेन होता है, और मादा में रिलीज हो जाता है, इसके मादा के अंदर है वो बाहर से दिया जाता है, उसके वजह से मादा में जो मांसपेशियां है, मसल्स है, वो बिल्कुल एक तरह से फैल जाती है। तो इसलिए मांसपेशियों को सरल बनाने के लिए जिम्मेदार है, इससे बच्चे का जन्म सरल होता है। इसी वजह से इसको बर्थ देने वाला, जन्म देने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, जब मां है बच्चे को जन्म देती है तो बच्चों के प्रति बहुत ही प्रेम करती, बहुत ही ज्यादा लगाव करती मां, तो जो पिता से भी ज्यादा करती है। तो इसलिए उस समय पर जो रिलीज होता है वो ऑक्सीटोसिन ही रिलीज होता है, इसलिए उसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, प्यार करने वाला हार्मोन। मां और बच्चों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन की वजह से। यदि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों साथ में लगाया जाए, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन है वो साथ में लगाया जाए तो दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि में भी यह मदद करता है। तो हम एक एक इसके बारे में हम जान लेंगे। देखो पहले नंबर पर क्या जानेंगे इसके बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो देखो पहले नंबर पर हम देखेंगे कि यह स्तन ग्रंथियों से स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, दुग्ध उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, मिल्क का एक्सक्रिएशन में दुग्ध उत्सर्जन के लिए, या मिल्क रिलीज भी बोलते हैं, एक्सक्रिएशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दुग्ध उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, उत्सर्जन के लिए, ठीक है, जिम्मेदार है। ठीक है, एक तो ये है। अगला, बच्चे के जन्म के समय यह चिकनी पेशियों बच्चे के जन्म के समय यह चिकनी पेशियां करता है, इसलिए इसे
इसलिए इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं, इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन, जन्म देने वाला हार्मोन है ना। और क्या करता है? गर्भाशय, यूट्रस का आकार बढ़ा देगा। यह है गर्भाशय। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, भी 3 किलो का, 3.5 किलो का, कईयों में बहुत बड़ा हो जाता है, 6 किलो का हो गया तो माता को खतरा रहता है मरने का, है ना। गर्भाशय का आकार है वो फट जाएगा, इतना बड़ा नहीं हो सकता। यह गर्भाशय, यह गर्भाशय के आकार, कोई रेयर से रेयर कुछ होगा कोई केस, वो सेकेंडरी चीजें हैं। यह गर्भाशय के आकार में वृद्धि, गर्भाशय व योनि के आकार में, दोनों ही लिख देते हैं, गर्भाशय व योनि के आकार, योनि के आकार में वृद्धि करता है। ठीक है, हो गया। फिर एक और बताया था मैंने आपको, यह है माता, जब बच्चे को, माता बच्चे के मध्य, माता बच्चे, माता का बच्चे से प्यार के लिए प्रेरित करता है। कौन करता है? यही हार्मोन प्रेरित करता है। इसलिए इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। लव हार्मोन, प्यार करने वाला हार्मोन, लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो बच्चा है, जो माता है, वह प्यार करती है बच्चों से, तो किसकी वजह से? इसी की वजह से यह होता है। एक और जो बताना भूल गया, इसको प्रसवपीड़ा हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे प्रसवपीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। परसों जानते होंगे, परसों मीन्स क्या है? जो प्रेगनेंसी का जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी, परसों प्रेगनेंसी, जो पेन है, परसों किसको बोलते हैं? प्रेगनेंसी टाइम पीरियड को बोलते हैं, प्रेगनेंसी टाइम पीरियड। पीड़ा मीन्स क्या? पेन हार्मोन। ठीक है, तो प्रसव पीड़ा हार्मोन, क्यों? इसके डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं कि प्रसव के समय पर पीड़ा होती है, इसीलिए इसको हम प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। ये लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा। ये हमारा कौन सा था प्यारे बच्चों? ऑक्सीटोसिन था। कौन सा था? ऑक्सीटोसिन। तो आपको ध्यान में आ गया होगा। बस नॉर्मली है, 2-3 बातें देखनी है कि एक पॉइंट और रह गया इसमें, एक और लिख देता हूं। दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, पशुओं में दुग्ध उत्पादन में, पशुओं में दुग्ध उत्पादन में प्रोलैक्टिन प्लस ऑक्सीटोसिन मदद करता है। मदद करता है मतलब पशुओं में जो अंदर, पशुओं के अंदर है ना, वो मदद करता है। बाहर से लाके आप एक ही भैंस में 100 टिक्के ठोक दो कभी, और ये कहोगे दे 50 किलो दूध, उसमें नहीं होगा। ठीक है, कभी ऐसा करने लग जाओ तो उसके लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। स्टेरॉइड होते हैं ये हार्मोन। स्टेरॉइड मीन्स क्या है? उत्तेजना पैदा करते हैं, और इससे दिक्कत हो जाती है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हार्मोनल दिक्कत भी हो जाती है, पशुओं का हार्ट अटैक आने की भी संभावना हो जाती है लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोलैक्टिन और क्या है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आ गया होगा ये आपको समझ में। जो 2-3 चीजें हैं वो देखनी है आपने। एक तो दुग्ध निर्माण के लिए मिल्क हार्मोन, दुग्ध उत्सर्जन के लिए, और बच्चे के जन्म के लिए चिकनी पेशियों के लिए, इसलिए बर्थ हार्मोन।
योनि व गर्भाशय यूट्रस वह योनि के आकार में वृद्धि करेगा। माता का बच्चे से प्यार के लिए प्रेरित इसलिए लव हार्मोन, इसे प्रसव पीड़ा देने वाला हार्मोन भी बोलते हैं। और पशुओं में दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं एडीएच, एडीएच हार्मोन, चौथे नंबर पर एडीएच। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। लिख ही देता हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, ठीक है। तो वेसोप्रेसिन है, मुख्य रूप से आप देखोगे किडनी पर काम करता है। ये कहां पर काम करता है, किडनी पर काम करता है। और किडनी पर यह मुख्य रूप से क्या करता है, शरीर में जल की हानि को रोकने में मदद करता है, या हम कहें जल की हानि को कम करता है। ठीक है, कैसे कम करता है मास्टर जी, क्योंकि यह मुख्य रूप से क्या है, पानी का, जल का हम कहें अवशोषित करता है, और जल तथा लवण का यह संतुलन बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ में यह क्या करता है, जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं उसमें रक्त दाब को बढ़ाने का काम करता है। तो रक्त की वाहिनियां है उसका ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज करने में कौन मदद करता है, एडीएच हार्मोन मदद करता है। और क्या करता है, यह मुख्य रूप से आप देखोगे जो एडीएच हार्मोन, मेन तो चीज है जल व लवण की। कैसे, जल व लवण है, इसी की वजह से कंट्रोल रहता है, और शरीर से बाहर मूत्र के रूप में कितना जल आए बाहर, यह भी यही निर्धारित करता है। और आप ये देखो शरीर के अंदर जल कितना महत्वपूर्ण है, और मनुष्यले जीवों में एडीएच ज्यादा, जो एडीएच ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से मनुष्यले जीव है वो पानी का अवशोषण है वो ज्यादा कर लेते हैं अपने अंदर, और मूत्र का उत्सर्जन कम कर देते हैं। मतलब आप ये देखो जलीय जीवों के लिए भी कितना बढ़िया रहता है। और चाय कॉफी है वो ज्यादा पीने से एडीएच है वो कम हो जाता है। तो इस रूप से आप देखोगे कई लोगों में पॉलीयूरेमिया रोग है वो किसके कारण, इसी के कारण हो जाता है। वो हम सारा इसके बारे में हम जानेंगे, पहले आप समझोगे इसके बारे में। पहला जो क्या होता है मानव की बॉडी में, ये किडनी पर काम करेगा। किस पर काम करता है, ये किडनी पर काम करेगा, किडनी पर काम करेगा। किडनी मीन्स क्या है, विरक, विरक मीन्स क्या है, गुर्दे। आ जाएगा ये आपको समझ में, विरक पर कार्य करता है, किडनी पर काम करेगा। तो क्या करेगा ये, यह जल व यह जल को अवशोषित करता है। इसका मतलब जल को अवशोषित करेगा, जल को अवशोषित करता है। जल को अवशोषित करता है। अवशोषित मीन्स क्या, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जल को अवशोषित करेगा तो साथ में मदद करेगा कि जल तथा लवण मानव के अंदर संतुलित रहे। लवण मीन्स क्या है, साल्ट। जल तथा लवण का संतुलन बनाता है, जल तथा लवण का संतुलन बनाता है। अच्छी बात है, सही है। और बताएं इसके बारे में। देखो जल व लवण का संतुलन बनाता है, अच्छी बात है। तो क्या करेगा अब ये, अब जल का अवशोषण ज्यादा होगा, समझना, जल का अवशोषण यदि ज्यादा हो जाता है, अवशोषण ज्यादा हो जाता है, तो मूत्र का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। मूत्र का उत्सर्जन क्या होगा, कम। गर्मियों में मानव में ऑटोमेटिक है एडीएच, गर्मियों में एडीएच क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एडीएच ज्यादा होगा, तो एडीएच ज्यादा होगा तो मूत्र का उत्सर्जन कम होता है। मूत्र का उत्सर्जन क्या होगा, कम। समझना, मानव के अंदर ऐसे होता है, प्रकृति में ऑटोमेटिक ऐसा होता है। फिर जल का अवशोषण कम हो, कब होता है जल का अवशोषण कम, ऑटोमेटिक सर्दियों में होता है।
सर्दियों में ऑटोमेटिक जल का अवशोषण क्या होगा बॉडी में, सर्दियों में एडीएच कम हो जाता है। एडीएच कम, जल का अवशोषण कम, तो मूत्र का उत्सर्जन सर्दियों में क्या होता है, ज्यादा होता है। मूत्र का उत्सर्जन ज्यादा, मूत्र का उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन इज मोर, ठीक है, उत्सर्जन उत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं चाय कॉफी, चाय कॉफी ज्यादा लेगा कोई व्यक्ति, चाय कॉफी ज्यादा लेगा तो भी क्या हो जाएगा, एडीएच कम हो जाएगा। एडीएच कम होगा तो मूत्र का उत्सर्जन क्या होगा, अधिक, मूत्र का उत्सर्जन अधिक होगा, उत्सर्जन अधिक, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कई लोग चाय पीते हैं ज्यादा, और चाय पिएगा तो एडीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एडीएच कम होगा तो उसमें मूत्र का उत्सर्जन क्या होता है, ज्यादा होता है, मूत्र का उत्सर्जन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं मरुस्थलीय जीव होते हैं, मरुस्थलीय जीव, यहां पर इसका उदाहरण याद ही आ गया मुझे, मरुस्थलीय जीव। मरुस्थलीय जीवों में ऑटोमेटिक क्या परिस्थितियां रहती है, मरुस्थलीय जीवों में एडीएच ज्यादा ही रहता है। मरुस्थलीय जीवों में एडीएच ज्यादा होगा, एडीएच ज्यादा होगा, तो एडीएच ज्यादा होगा तो वो पानी को अवशोषित कर लेंगे, और एडीएच ज्यादा होगा तो मूत्र का उत्सर्जन कम होगा, मूत्र का उत्सर्जन कम होगा, उसका पानी है वो ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाएगा जैसे मानव में निकल जाता है। मानव के साथ में परिस्थिति भयंकर होती है। मानव के साथ में आप देखो, मानव का बहुत सारा पानी तो हम देखते हैं, 3 लीटर पानी लेंगे तो 3 लीटर पानी में से हम देखते हैं मुख्य रूप से मूत्र के रूप में 1 से 1.5 लीटर है वो पानी बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ बीमारी होती है जो बार बार मूत्र आता है, बार बार मूत्र का आना, वो एक बीमारी है, वो बोली जाती है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोली जाती है, डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है बार बार चीनी, लड्डू, बिल्कुल रसगुल्ला, इतनी मीठी चीज ले ली, एडीएच कहेगा ये तो बहुत बेकार आदमी है यार, बहुत ही खाता है, बहुत ही, इसने तो दिमाग खराब कर रखा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडीएच है कम हो जाएगा, एडीएच उसमें क्या हो जाएगा, कम, और एडीएच कम होगा, एडीएच कम होगा, मूत्र का उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा। इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेमिया। पॉलीयूरेमिया बहुमूत्रता बोलते हैं हिंदी में, बहुमूत्रता, और इसको रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस है क्या है, एडीएच हार्मोन की वजह से है। तो पेपर में ये बहुत ही, पेपर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डायबिटीज इंसिपिडस। हिंदी में भी यही बोलते हैं, डायबिटीज शुगर इंसिपिडस बोल दें। आपने ध्यान किया हो, कभी भी डॉक्टर ये नहीं कहता तेरे अंदर डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज मिलिटस है। जो डायबिटीज मिलिटस है वह तो होती है इंसुलिन की कमी से, वो तो बहुत ही भयंकर है, इससे भी भयंकर है। जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें क्या होता है, इसमें तो मूत्र ही आएगा, इंसुलिन में तो इतना भयंकर है, इससे तो दवाई ले ले, गोली ले ले, ठीक है, अच्छी बात है, मीठा ना ले, तो उसमें तो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन की कमी हो गई, और थोड़ी सी शर्करा बढ़ जाए, बीपी है, बिल्कुल डाउन चला जाता है, इंसुलिन के टिक्के लगते हैं। कई लोगों में तो ऐसा होता है इंसुलिन के टिक्के लगाने के लिए जगह नहीं बचती, फिर पैर की वेन को देखते हैं वो, ठीक है, फिर पैर में नहीं बचती, फिर तलुओं में, फिर उसके बाद में अलग से डॉक्टर से अलग से फिट करवा के लेके आते हैं, और उनकी डेथ हो जाती है। थोड़ी सी भी कभी जो लेवल है इंसुलिन का लेवल डाउन हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इतना भयंकर है, हार्ट अटैक या बीपी लो होके मर जाएगा। तो देखो डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, एडीएच की कमी से, एडीएच की कमी से यह रोग होता है, कमी से यह रोग होता है, कमी से यह रोग होता है। बार बार मूत्र का उत्सर्जन, बार बार मूत्र का उत्सर्जन होता है, इससे शरीर के बाहर में भी कमी आती है। आपने देखा होगा शुगर वालों के साथ में क्या होता है, बार बार मूत्र का उत्सर्जन होता है, बाहर में
तेजी से कमी आएगी, तेजी से कमी आएगी, आएगी। बार बार मूत्र के आने की प्रक्रिया को, बार बार मूत्र के निकलने की प्रक्रिया को, पोली यूरेमिया कहते हैं, पोली यूरेमिया कहते हैं, पोली यूरेमिया कहते हैं। बहुमूत्रता, मूत्रता कहते हैं। ठीक है, एक बार ये लिख दो आप जल्दी। लिख दिया हुआ। देखो इसको यदि और भी एग्जैक्ट देखें इसको पोलीयूरेमिया को, इसको पोलीयूरिया सबसे ज्यादा आम भाषा में बोला जाता है, पोलीयूरिया। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, पोलीयूरिया है वो सबसे ज्यादा आम भाषा में इसको बोला जाता है। ठीक है, जो आप डॉक्टर बोलेंगे तो वो पोलीयूरिया ही बोलेंगे। ठीक है, पोलीयूरिया, ये ध्यान रखना। ठीक है, पोलीयूरिया बोलते हैं, बहुमूत्रता। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे और क्या बात है इसके बारे में। मैंने आपको बताया था एक पॉइंट और, वो भी हम इसमें लिख लेंगे। मैंने बताया था साथ साथ में तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जल व लवण को संतुलन बनाता है, साथ ही साथ में रक्त वाहिनियों में रक्त दाब को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, रक्त वाहिनियों में रक्तवाहिनी, क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लड यूरेटर। इसलिए मैंने आपको बताया एडीएच कम हो गया तो बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा तो व्यक्ति की में ऐसे, इसी वजह से बीपी लो हो जाता है। मैंने बताया था आपको जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें बीपी लो हो जाता है, तो ये यही है। तो रक्त वाहिनियों में रक्त दाब को बढ़ाता है, और इसका कमी हो गई तो ऑटोमेटिक रक्त दाब कम हो जाएगा, रक्त दाब को बढ़ाने का कार्य करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा कौन सा, एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसको हमने बोला वेसोप्रेसिन। क्या बोला, वेसोप्रेसिन। प्यारे बच्चों, वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन, तो ये है वेसोप्रेसिन। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, ये तो हमारा पीयूष ग्रंथि हो गई है ना, क्या थी ये हमारी पीयूष ग्रंथि। इसके बाद में हम जानेंगे दूसरे नंबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस। क्या जानेंगे, हाइपोथैलेमस जानेंगे प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है, मैंने बताया था कि मास्टर का भी मास्टर,
कौन? सुपर मास्टर, हाइपोथैलेमस। तो हम देखते हैं हाइपोथैलेमस है, ये क्या है? इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर का भी मास्टर कौन? सुपर मास्टर। इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या करती है? यह पीयूष ग्रंथि को आदेश देती है, पीयूष ग्रंथि को आदेश देती है, को आदेश देती है। ऑर्डर किसको देगी? इट ऑर्डर द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को भी ऑर्डर देगी तो क्या होगी? सुपर मास्टर होगी। मास्टर का मास्टर कौन? सुपर मास्टर। इसलिए हम कहते हैं यह पीयूष ग्रंथि को आदेश देती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को आदेश देगी और पीयूष ग्रंथि है उसी आदेश को पूरी ग्रंथियों पर लगा देता है, पूरी ग्रंथियों को नियंत्रित करने में लगा देता है। इसलिए हमारी क्या है? ये सुपर मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, इससे एक हार्मोन निकलता है। इससे इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? ये भी पूछ लेते हैं पेपर में। इससे मोचक हार्मोन निकलता है। मोचक, मोचक हार्मोन निकलता है। हिंदी में तो मोचक बोल दिया है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? रिलीजिंग, रिलीजिंग हार्मोन। इससे क्या निकलता है? मोचक हार्मोन निकलता है। और मोचक है वो सारा सारा किस पर काम करेगा? पिट्यूटरी को पर काम करता है, टोटल का टोटल पिट्यूटरी पर काम करता है। इससे मोचक हार्मोन निकलता है। अब देखो, ये पीयूष ग्रंथि को आदेश देगा, तो इसलिए आपने देखा हुआ आदेश दे रहा है तो मास्टर का भी मास्टर है, इसलिए इसको अतःस्रावी ग्रंथियों का ड्राइवर भी बोल देते हैं, सारथी भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपका सारथी कौन है? मैं। भगवान अर्जुन का सॉरी अर्जुन का हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण उसका सारथी था। तो इस रूप से हम देखते हैं अर्जुन को युद्ध जिताने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। आपको नौकरी लगाने में किसका योगदान होगा? थोड़ा बहुत तो होगा। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो देखो फिर तो कोई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यदि आप देखोगे तो आपका सिलेबस इतनी बेहतर तरीके से और इतना जबरदस्त, मतलब आपका आईक्यू लेवल ही इतना हाई हो जाएगा जब पढ़ो, आप पढ़कर ये सारी चीजें आप करोगे तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही ठीक होंगे। ठीक है, मतलब हम हाई लेवल का भी पढ़ रहे हैं साथ में, बिल्कुल हाई लेवल का भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हाई लेवल में तो आपका सिलेबस 6 महीने में होगा। ठीक है, इसलिए आपका कहा कि कोर्स 6 महीने का लिया था, 6 महीने में सिलेबस करवाया, तो इसलिए बिल्कुल आप ऐसा करेंगे जो पेपर में आता है। ठीक है, फिर हमने बताया इसे इसे अतःस्रावी ग्रंथियों का, अतःस्रावी ग्रंथियों का ड्राइवर, कंडक्टर, सारथी। ठीक है, सारथी। कंडक्टर हमारा पिट्यूटरी थी, है ना? ठीक है, ये ध्यान रखना, सारथी भी कहते हैं। तो इंग्लिश में लिख दूं ड्राइवर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये लिख दो प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी लिख दो।
लिख दिया होगा आपने। ये ध्यान रखना, एक बार पेपर में ये पूछा गया था कि ये किससे कहाँ विद्यमान होती है ये स्थिति, आप ये जरूर ध्यान रखना। कई, वैसे तो मैंने पहले बता दिया था, लेकिन कई बच्चों के ध्यान में नहीं रहती स्थिति कहाँ है। ये मस्तिष्क में विद्यमान है, ठीक है, मस्तिष्क में है विद्यमान। और बिल्कुल जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसके पास में ही है। देखो मैंने आपको करवाया भी है, देखो ये बिल्कुल अपनी जो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस देखो यहाँ पर, और बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है, बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल बगल में। ये फोटो तो थोड़ा बड़ा कर रखा है तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है। देखो रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या निकला है, रिलीजिंग हार्मोन, और ये सारा इस पर आके जा रहा है देखो यहाँ पर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपने, ठीक है। दोबारा वहीं चलते हैं, क्योंकि करवा दें और फिर भी गलत हो गया तो बिल्कुल श्रम वाली बात हो जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना आपने, ठीक है। और लिख देता हूं मैं इसको, इससे निकलने वाले हार्मोन, इससे निकलने वाले हार्मोन, निकलने वाले हार्मोन लिख देता हूं मैं, एक बार आया था पेपर में, निकलने वाले हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करते हैं, से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करते हैं, निकलने वाले हार्मोन को, हार्मोन को नियंत्रित करते हैं, वाले हार्मोन को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो क्या है, इससे निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। हो गया इतना। और हम देखते हैं और क्या खास बात है, और खास ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो निकलते हैं हमारे, एक और पॉइंट देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस, ये भी एक बार पेपर में आया था, बात लिखवा दी मैंने लेकिन घुमा के पूछ लिया था, वो लिखवा देता हूं। हाइपोथैलेमस प्रोक्ष रूप से, प्रोक्ष रूप क्या है, इनडायरेक्ट रूप से, एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ही प्रोक्ष होता है। हाइपोथैलेमस प्रोक्ष रूप से पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। वही बात है, घुमा फिरा के वही बात है, लेकिन बच्चे घूम जाते हैं। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, देखो ऊपर वाली बात है सारी, नियंत्रित करता है। अब अगला देखते हैं हम, थाइमस, दो हो गए हमारे, अगला है हमारा तीसरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट थाइमस। तीसरे नंबर पर ये और पढ़ेंगे आज, थाइमस ग्रंथि। नाम तो सुना ही होगा मेरा, थाइमस, बहुत ही जबरदस्त, बचपन में क्रियाशील, बूढ़े होते होते निष्क्रिय, मैं तो हूं ही नहीं इस दुनिया का, थाइमस ग्रंथि ऐसे बोलती है। तो हम देखो बचपन में एक्टिव है बिल्कुल, इसी वजह से सारे टीके हैं बचपन में लगाए जाते हैं। पोलियो की दवाई भी बचपन में पिलाई जाती है। पोलियो है, ये बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, माँ ये सोचती है 2 ही बूंद पिलाएंगे, 5 पिलवा के लाऊंगी मेरे बेटे को, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पोलियो के अंदर है वो डेड वायरस होते हैं, ठीक है, पोलियो के डेड वायरस है। और जो थाइमस ग्लैंड है 5 साल तक तो एक्टिव रहती है, 2 साल तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है, 2 साल तक सबसे ज्यादा, और अपने एंटीबॉडी इतनी ज्यादा बना लेगी 2 साल तक अपने शरीर के अंदर, जितने वायरस देखेगी उसके उतने ही एंटीबॉडी बना लेगी, जितने वायरस देखेगी उतने एंटीबॉडी बना लेगी। बचपन में जितने वायरसों से सामना होगा उतने ही बेहतर एंटीबॉडी उस व्यक्ति के अंदर बने होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कई व्यक्ति इतने ज्यादा एंटीबॉडी बनाते हैं तो उनको कोई छोटे मोटे वायरस है और है अटैक करते हैं, तुरंत थाइमस ये कहते हैं ये तो बचपन में मिला था मुझे उस नाड़ी के अंदर, आक्रमण कर देती है और नष्ट कर देती है। तो इसलिए यदि आप किसी अमीर व्यक्ति को, जैसे मानो अमीर व्यक्ति कौन लूं मैं,
ऐसा व्यक्ति जो बचपन में से ही बिसलरी का पानी पी रहा है, जैसे मानो राहुल गांधी ले लिया, ठीक है, या कोई और भी ले सकते हो आप। राहुल गांधी के अलावा हरियाणा में तो बिल्कुल ऐसा अमीर व्यक्ति तो जो मानो सैफ अली खान ही ले लिया, ठीक है, हरियाणा से ही जुड़ा हुआ है, पटौदी से। तो पटौदी, या हमने राहुल गांधी ले लिया, या आप कोई बीजेपी का ले लिया, मानो कोई लीडर। कभी आप ये सोचो मास्टर जी राहुल गांधी का उदाहरण क्यों देते हैं, क्यों, आप ये मत सोचना, ठीक है। तो किसी और भी आप ले सकते हो, किसी का भी, जिसने भी पानी पी लिया, जो बचपन में बिसलरी का पानी पी रहा है और अपने रेलवे वाला पानी पिला दे उसको, ठीक है, जो टेप वाटर है आप कई बार पी लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, और बस स्टैंड का पानी भी नॉर्मल पी लेते हैं, उसी वजह से बुखार हो जाएगा। मतलब उसके अंदर इतने ज्यादा वायरस है, इतने बैक्टीरिया है, आक्रमण करेंगे और उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बने। आपे पिएंगे तो बचपन में खूब मिट्टी में खेले हैं, खूब तालाब के पानी में नहाए होंगे, खूब कीचड़ में खेले होंगे, तो तुरंत एंटीबॉडी आक्रमण, ये तो वहां देखा था मैंने, ये तो कोई बात नहीं है, एंटीबॉडी बना हुआ है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा बुजुर्ग व्यक्ति है, कई बार छोटे बच्चे को बाहर लेकर जाता है और तुरंत उसे गोदी से उतार कर ये कहता है जा एंटीबॉडी बना, क्योंकि उसको पता है थाइमस ग्लैंड है, ये बचपन में बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है और इसके अंदर अभी एंटीबॉडी बनेंगे और बच्चे में एंटीबॉडी का वही उम्र है। इसलिए सभी टीके आपने देखा होगा, यदि कोई विवाहित बच्चा हो जो देख रहा हो, बुजुर्ग हो, विवाहित मतलब बुजुर्ग, ठीक है, तो सभी टीके हैं, जैसे जन्म लेगा तब टीके लगेंगे, फिर उसके बाद में 1.5 महीने के बाद में टीका, फिर 6 महीने के बाद में टीका, फिर 1 साल के बाद टीका, फिर 1.5 साल के बाद टीका, तो सारे टीके 1.5 साल तक, मतलब 2 साल तक सिकरिए बिल्कुल एक्टिव रहती है। फिर उसके बाद में इसका साइज भी बढ़ा हुआ, फिर साइज छोटा होता जाएगा वयस्क मनुष्य में, फिर उसके बाद में बुढ़ापे में तो निष्क्रिय हो जाएगा। बुढ़ापे में वैसे भी आदमी निष्क्रिय रहता है, तो ये भी निष्क्रिय हो जाती थाइमस ग्लैंड। तो इस रूप से हम देखते हैं थाइमस ग्लैंड का एक महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे शरीर में। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। तो हम देखें थाइमस ग्लैंड, यह ग्रंथि बचपन में, ग्लैंड यह ग्रंथि बचपन में क्रियाशील मीन्स क्या, एक्टिव, चाइल्डहुड में क्या होगी, एक्टिव होगी, क्रियाशील होगी। 2 वर्ष तक ज्यादा, 5 वर्ष तक भी एक्टिव रहती है। बचपन में इसका आकार भी बड़ा होता है, बड़ा रहता है। बुढ़ापे में यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय हो जाती है, ठीक है। निष्क्रिय मीन्स क्या है, डीएक्टिव, डोरमेंट है, सो जाती है, डोरमेंट, सो जाएगी, है ना। फिर और क्या खास बात है, और खास बात यह है कि बचपन में क्रियाशील 2 वर्ष तक ज्यादा, 5 वर्ष तक भी बचपन में इसका आकार बड़ा रहता है, बुढ़ापे में यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है, अच्छी बात है। और उसके बाद में हम देखते हैं, यह है ग्रंथि यह ग्रंथि ऐसे में नहीं लिखें, ये लिख लेते हैं। इस ग्रंथि में, यह ग्रंथि, हाँ यही लिखेंगे, यह ग्रंथि एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। एंटीबॉडी बनाने का कार्य, एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है, बनाने का कार्य करती है, जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, एंटीबॉडी सिस्टम मजबूत रहेगा, जिससे
शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहता है। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहता है, मजबूत रहता है। एक दो पॉइंट और रह गया, एक बार लिख दो इसको, फिर हम ऊपर बढ़ा करके इसको ऊपर लेके जाएंगे। एक बार जल्दी लिख दो, ठीक है। लिख दिया होगा। अब देखो, आपने ध्यान किया होगा WBC का, ठीक है। वैसे ध्यान होगा, WBC होती है भाई, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। हम इसके बारे में पढ़े भी गए हैं आगे, जब परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, पूरा पूरा रक्त है वो पढ़ेंगे। तो इसमें यह भी पूछा जाता है कि टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होता है हमारे WBC का ही प्रकार है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है, ये ध्यान कर लेना भाई, WBC का ही भाग रहता है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का परिपक्व, परिपक्व का मतलब बड़ी, पक्ति का परिपक्व यही होता है। तो ये जो WBC भी क्या करती है हमारे शरीर में, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। यह है ग्रंथि हृदय के समीप होती है, यह ग्रंथि हृदय के समीप होती है, हृदय के पास ही होती है, हार्ट के पास होती है, हार्ट के हृदय के पास होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में एक और है, कभी पूछ ले पेपर में, एक पॉइंट और है, वो हमने एक और ध्यान करना है, ठीक है। जो थाइमस ग्लैंड है, तो थाइमस ग्लैंड है, तो इससे ये भी ध्यान कर लेना आप, इससे 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 थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन, ये और याद कर लेना, थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, निकलता है, ठीक है। ये था हमारा प्यारे बच्चों, कौन सा, थाइमस। और ये थी हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्रीन ग्लैंड थी, क्या थी, एंडोक्रीन ग्लैंड, ठीक है। आज के लिए हम इतना, और कल हमारी जो बाकी की ग्रंथियां हैं वो कल हमारी हो जाएगी। और इस तरह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, कल मतलब अगली क्लास में हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जुटे रहो, मेहनत करो, ठीक है।